टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इस टॉपिक का मेन मकसद ये है कि इंडिया में जो टैक्स हैं वो कितने प्रकार के लगते हैं। हमारे इंडिया में स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगते हैं, उस सिस्टम को कैसे सेटअप किए गए। दो प्रकार के टैक्स हमें लगते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो हमें सीधे तौर पे पे करने पड़ते हैं, डायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन होते हैं, हम लोगों को पे करने ही पड़ते हैं, उसको हम डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। अपनी इनकम के ऊपर जो आप डायरेक्ट पे करते हो, जिसको हम डायरेक्टली हम इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जितने टैक्स हमने नहीं लगता कि हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग पे कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली बेस पे हमसे लिए जाते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। देखिए इनके बारे में स्टार्टिंग में करते हैं। अभी सबसे पहले टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। दो तरह से बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टैक्स हमारे पास जो है एक सिस्टम में आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आएगा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के भी आगे बहुत सारे सब टॉपिक हैं, आप कितने प्रकार का टैक्स पे करते हैं। सबसे बड़ा तो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है इनकम टैक्स। सभी लोग जो इंडिया में हैं मोस्टली अपनी इनकम तो देखते ही हैं, कितनी हमारे पास इनकम आ रही है। जो लोग भी एनुअल रिटर्न्स भरते हैं, एनुअल रिटर्न समझते हो ना, पूरे साल बाद जो हम लोग आईटीआर रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको हम इनकम टैक्स पे करते हैं। किसी बंदे की जो हमारे पास जो सीलिंग रेट है, जो गवर्नमेंट ने एक सेटअप किए हुए टैक्स स्ट्रक्चर रेट सेटअप किए हुए, आपकी इनकम जो है इससे ज्यादा हुई तो आपको इतने % टैक्स पे करना पड़ेगा। उससे ज्यादा जो बंदे आते हैं तो वो इनकम टैक्स पे करते हैं। ये हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने शायद कभी आईटीआर भरी हो तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप लोग एक्चुअल में टैक्स वगैरह पे करते हैं। ये जो सारे टैक्स हैं जो हम डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल समझते हो, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, ये सारा पैसा उनके पास जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है इनकम टैक्स। इसी के नीचे हमारे पास एक और आता है, वो आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर कोई भी कॉर्पोरेशन चल रही है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी चल रही है जिसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देती है, तो वो भी जो टैक्स पे करती हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड समझते हो क्या होता है? डिविडेंड होता है जो किसी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है। डिविडेंड उसमें अगर प्रेफरेंस इक्विटी को मिल रहा है तो वो डिविडेंड होता है, डिवेंचर को मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड के ऊपर भी जो टैक्स जाता है वो सीधा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स समझते कौन से होते हैं? हाँ जी, कैपिटल गेन टैक्स। आपने कहीं पैसा अपना लगाया हुआ था जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, एक्चुअल में मान लो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, कुछ ऐसी संस्थान में आपने पैसा लगाया जिससे आपको एक्चुअल में उम्मीद से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। या कई बार आप लोग ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम चल रही है, या कोई लॉटरीज लगी हुई है, या किसी चैरिटी इसमें चले गए, शो वगैरह में चले गए, वहां से आप लोग पैसे कमा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी कैपिटल के ऊपर पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए आप करोड़पति में ही चले गए, वहां से पैसे जीत के आए हो, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स जो पे करना पड़ता है वो कैपिटल गेन में ही हम ले सकते हैं उसके साथ में। उसके बाद आपके पास जो वेल्थ टैक्स, जो आपकी पूंजी होती है, उसके आप जो टैक्स पे करते हो, वेल्थ टैक्स भी इसी में आता है। गिफ्ट टैक्स, किसी बंदे ने आपको गिफ्ट के तौर पे पैसा दिया है बहुत ज्यादा, जो उसका टैक्स बनता है वो भी सारा इसी में ही हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। यही टैक्स के लेवल स्टेट लेवल में भी आते हैं। मीन्स जो डायरेक्ट है इसी को हम स्टेट लेवल में भी दिखा सकते हैं। स्टेट लेवल में सबसे पहले जो आपका लैंड टैक्स होता है, लैंड टैक्स समझते हो, जमीन के ऊपर जो आप टैक्स पे करना पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ये भी डायरेक्ट होता है कि जितनी जमीन हमारे पास है उसका जो भी हम इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं। प्लस उसके बाद ये डायरेक्ट में एक और आता है, इसमें हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारे पास आता है डायरेक्ट में। हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं, अगर वो एरिया म्यूनसिपैलिटी एरिया में आता है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। मान लो जैसे आने वाले में भी प्रॉपर्टी टैक्स लोग पे करते हैं। आप आसपास की पेंडू एरिया में रह रहे हो तो वहां पर नहीं है, जहां पर म्यूनसिपैलिटीज की फैसिलिटीज आपको मिलती हैं तो आपको एनुअली प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना पड़ता है। उसके अलावा कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर किसी प्रकार का हम लोग दे रहे हैं तो ये सारे टाइप्स जो है हमारे पास किस टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स पे। इसके अलावा हम लोग जो पे करते हैं वो पे करते हैं
इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी काफी प्रकार है। सबसे पहले आज के टाइम में जो चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब लोग पे करते हैं। आपने जीएसटी नंबर लिया है चाहे नहीं लिया, टैक्स आपको पे करना ही पड़ता है। जब हम लोग कोई सामान लेके आते हैं तो आप लोग कभी भी किसी के इनवॉइस में देख लीजिए, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा ही होता है। सब लोग पे करते हैं, ऐसे कोई पर्सन नहीं है कि वो लोग पे ना करते। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई व्यापार आप लोग कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये कस्टम ड्यूटी भी सब लोग पे करते हैं। पहले सर्विस टैक्स भी होता था, सर्विस टैक्स अब इसी में कंप्लीट होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसी में कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने आपके पास लिखे होंगे एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारे पास चलता है। एक्साइज में अभी एक्साइज भी शायद खत्म हो गया। एक्साइज ड्यूटी भी पहले जब हम लोग व्यापार करते थे तो उसमें हमें एक्साइज भी पे करना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी इस पे भी पे करते थे हम लोग, वैट भी पे करते थे, एक्साइज भी करते हैं। अब तो सिर्फ जीएसटी पे होता है, कस्टम ड्यूटी पे होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा हो कि स्पेशल टैक्स अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लगा देती है, स्पेशल टैक्स वैसे चलते हैं, मैं कैसे एग्जाम्पल बोलूं। स्पेशल टैक्स में आप बोल सकते हो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आज भी वैट लग रहा है, जैसे कि पेट्रोल, इसके ऊपर हम जीएसटी पे नहीं करते, इसके ऊपर वैट पे करते हैं। वैट के साथ जैसे बोले कि सरचार्ज, वैट के ऊपर कई बार सरचार्ज भी पे करना पड़ता है 10%, तो ये स्पेशल टैक्स में आ जाते हैं। बहुत सारी आइटम्स नहीं है, सिर्फ कुछ आइटम्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो उनके ऊपर आज के टाइम में गवर्नमेंट वैट ही लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी लगाते हैं, ठीक है, सेस वगैरह भी लगाते हैं। एजुकेशन सेस बढ़ गया, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बढ़ गया, तो वो सारे टैक्स जो है वो डायरेक्ट हम लोग इनडायरेक्टली बेस पे करते हैं। हम लोग उस किसी चीज का कोई नंबर नहीं लेके बैठे हुए, लेकिन हम सब लोग उस चीज को पे करते हैं। आप लोग पेट्रोल खरीदोगे, डीजल खरीदोगे, उसके ऊपर टैक्स तो लगा ही होता है। कभी उनको बोलो कि स्लिप बना के दो, तो स्लिप में से देखोगे तो उसमें स्पेशल लिखा होता है अमाउंट इंक्लूडिंग आफ्टर टैक्स। अमाउंट जो है टैक्स के बाद जो आप पे करते हो, तो टैक्स भी आप साथ में पे कर रहे हो। एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि पैसे को जनरेट करने के लिए, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट बनेगी तो उनको भी तो पैसे चाहिए, तभी वो देश के लिए डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। तो दो तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं, डायरेक्टली बेस पे भी, इनडायरेक्टली बेस पे। एक टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर सब लोगों को काम करना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हम लोग इस टैक्स सिस्टम में काम नहीं करेंगे, सब लोगों को काम इसमें करना ही पड़ता है। सेंट्रल टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सारे आपके डायरेक्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं। कोई आपने गैम्बलिंग की है, कोई सट्टे में पैसा जीता है, लॉटरी में पैसा जीता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे पैसे टैक्स जरूर लेती है। उसके बाद हमारे पास हाँ जी टैक्स होते हैं, मतलब जिसमें प्राइवेट चीज पे 6% लगता है, लग्जरी आइटम पे 11% लगता है, वो जीएसटी में आते हैं। जीएसटी के अलग अलग रेट हैं। जीएसटी के 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, कार हैं या बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम यूज करते हैं, उसके ऊपर 28% लग रहा है। ये 12% जो हमारे पास खाने पीने वाली चीजें हैं, काफी चीजें थी खाने पीने जिनको दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया जाता है, उनके 12% है। जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं उनके ऊपर 5% है, जैसे आटा उटा हो गया, जो कुछ भी उसके ऊपर 5%, कपड़ा हो गया जो हमारे खाने पीने के लिए। 18% में वो आइटम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, हमारे अफोर्डेबल आइटम्स होती हैं, इसमें काफी चीजें जैसे मोबाइल हो गए, एसेसरी होगी, जिसमें 18% वगैरह लगता है। मोबाइल के जो आगे पार्ट्स मिलते हैं वो 28% में आते हैं। मतलब जिन चीजों की पता है गवर्नमेंट पैसे कमाते हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, इसमें भी 28% तक लेके जाते हैं, जिनसे लोगों को हानि करके लोगों के लिए यूज करने के लिए, लेकिन लोग फिर भी यूज करते हैं, उसके ऊपर 28% लगाते हैं। यूज करना तो करो, नहीं करना तो अलग अलग टाइप्स सेटअप रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो जीएसटी में है। हम लोग अलग अलग रेट पे करते हैं, इसमें जीएसटी हमने लिखा था तो उसमें आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो टैक्स स्ट्रक्चर है 2 प्रकार का है। इंडिया में जो भी टैक्स लगाया जाता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उसी के अकॉर्डिंग सारा टैक्स चलता है। 2 लेवल टैक्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये सेंट्रल लेवल पे लगते हैं सारे टैक्स। कुछ टैक्स ऐसे स्टेट लेवल में भी लगते हैं, जैसे हमने बोला कि लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद इनडायरेक्ट बेस पे भी सेंट्रल और इनडायरेक्ट। सेंट्रल में क्या आएगा कि जीएसटी, इनडायरेक्ट बेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा भी मिलता है, जिसमें 2 होते हैं, CGST, SGST।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के पास रहता है, जो स्टेट का पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन पहले एक बार में पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पहुंचता है। उसके बाद इन्होंने जो लिखा हमारे पास कस्टम ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, कोई अलग नहीं लगाता सेंट्रल को। हाँ जी, तो काफी टैक्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि कौन टैक्स पर। सबसे इसमें आता है कि बंदा ये टैक्स पे करता कौन है, सभी इंडिविजुअल्स पर्सन, जो लोग कहीं पर गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, सभी लोग टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पे करते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कोर्ट में जज है, जज जिनको छूट मिलती है वो लोग नहीं पे करते, बाकी सब लोगों को पे करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो जैसे एमएलए जो मिनिस्टर्स हो गए, उनको छूट है, हम लोगों को इसमें कोई छूट नहीं है। एवरी इंडिविजुअल जो है सब लोग पे करते हैं, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, चाहे वो कंपनीज हैं, चाहे आपके वो फाइनल कस्टमर। फाइनल कस्टमर समझते कौन होते हैं, हम लोग फाइनल कस्टमर। हम लोगों ने तो ना तो कोई कंपनी खोली होती है, ना हमने कोई बिजनेस किया होता है, तो हम फाइनल कस्टमर में आते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो फाइनल कस्टमर पे करते हैं, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं वो कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल्स जिन्होंने ITI जो फिल करते हैं वो पे करते हैं। हम लोग तो फाइनल कस्टमर में आते हैं, हम लोग इनकम टैक्स भी पे नहीं करते। उसके बाद नेचर हमेशा किस तरह से प्रोग्रेसिव नेचर होता है। ये टैक्स जो पे किए जाते हैं प्रोग्रेसिव बेस, हमेशा प्रोग्रेशन के लिए पे की जाती हैं। ये टैक्स कब फुल होते हैं, जब सेम पर्सन खुद डिसाइड करता है कि मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या है, हम लोगों को डिसाइड करना होता है कब पे। जो गवर्नमेंट ने बोला उस टाइम पे जाकर आप अपना इनकम शो करने हम पे करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग पे करने पड़ते हैं। जैसे कोई सामान खरीदेंगे तो आपको टैक्स साथ के साथ ही पे करने पड़े। इसमें ऐसा कोई ऑक्यूरेंस नहीं होता कि इस डेट पे जाके आपको टैक्स पे करना है। जब सामान खरीदेंगे तभी आपको पे करना पड़ेगा। तो टैक्स जो इवेजन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट टैक्स में जो इवेजन जो है होती, इवेजन समझ से क्या आती है, मतलब चोरी, टैक्स की चोरी। एक्चुअल में हम लोग भी कई बार कर लेते हैं, हमारी क्या इनकम है एक्चुअल में वो उतनी शो नहीं करते, तो इवेजन शो होती है। बहुत सारी कंपनीज आपने एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है वो शो ही नहीं करती, ज्यादातर खर्चे शो कर देती हैं, तो वहां पर चोरी हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स से क्या होता है, कंपनी गवर्नमेंट क्या है, इन्फ्लेशन को दूर कर सकती है। समझते हो, जैसे जैसे कोई इन्फ्लेशन कीमतें बढ़ेंगी तो डायरेक्ट टैक्स का जो पैसा है वो मार्केट में लगा सकती है, इन्फ्लेशन कम कर सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जैसे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती चलेगी, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, टैक्स उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में भी इस टॉपिक में से आ सकता है, पेपर में तो आ सकता है भी टैक्स सिस्टम इंडिया में क्या है। ये टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप डायरेक्ट में क्या क्या आ रहा है इस तरह से नीचे को लिख दीजिए, मैंने इस तरह से लिख दिया क्योंकि जगह ना होने की वजह से मैंने इस तरह को लिखा है। आप इस तरह नीचे से लिख सकते हो सारे पॉइंट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। उसको इनडायरेक्ट में क्या है, 5-6 पॉइंट लिख के सिस्टम में खत्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही टॉपिक आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है तो इसमें इनडायरेक्ट लिख सकते हो, जो फाइनल कस्टमर है वही पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, कंपनीज, एसोसिएशंस, वो लोग जो है डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। ये था आपका छोटा सा टॉपिक, इसमें काफी हमें ज्यादा डीपली कुछ जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो हमारे पास है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको डिफाइन उन्होंने प्रॉपर इंडिया में किया है GST। हमारी इकोनॉमी में जो टैक्स चल रहा है आज के टाइम में, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स सिस्टम है या सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले हमारी इकोनॉमी में काफी प्रकार के टैक्स लगते थे। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वैट सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती थी। सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, और भी काफी लगते थे हमारे पास। सेल टैक्स, इंटरस्टेट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे टैक्स
हमारी इकोनॉमी में लगते थे, जिसके ऊपर सभी लोगों को डील करना पड़ता था। एंट्री टैक्स भी होता था। एंट्री टैक्स समझते हो? जब किसी स्टेट में हम लोग सामान बेचने जाते थे, पंजाब के हरियाणा में जा रहे हो, एंट्री लेनी पड़ती थी, वो टैक्स पे करने पड़ते थे। एंट्री टैक्स हो गया या कुछ और भी टैक्स इसके खिलाफ चलते थे। इन सभी टैक्स को खत्म करके गवर्नमेंट ने जो हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई 2017 को बनाते उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, अभी वैट भी पे करो, एक्साइज ड्यूटी भी पे करो, डबल बर्डन होता था कंपनीज के ऊपर। मेडिसिन, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर डबल टैक्स पे करना पड़ता था, बर्डन बहुत होता था, कीमतें ज़्यादा होती थी। फिर अगर अलग स्टेट में काम करो तो उसका अलग से रिकॉर्ड बनाओ। तो गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स को, जो सर्विस टैक्स है, जो कुछ भी है, सब लोगों के अलग अलग रेट होते थे और सभी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का बाद में पैसा मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं था इनकम का भी, किस तरह से उनको डिपेंड होना पड़ता था स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा इकट्ठा करेंगी और फिर हमें भेजेंगी। लेकिन वो एक्चुअल में पैसा पहुंचता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग 1 जुलाई 2017 से टैक्स सिस्टम लगा देंगे, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जितने प्रकार के टैक्स हैं सभी को खत्म करके एक लेवल में लेके आ जाएंगे और पूरी ऑल ओवर इंडियन इकोनॉमी में जो रेट किसी एक स्टेट में मिल रहा है, सभी स्टेट में वही टैक्स रेट रहेगा, कोई अलग से टैक्स रेट नहीं आएगा। इसको उन्होंने आगे 2-3 भाग में डिवाइड किया था, CGST, SGST, IGST, ठीक है। अगर इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको स्टेट टैक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमें बाद में जरूरत पड़ती। जब आप किसी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको इन दो के ऊपर काम करना है। जो भी आपके टैक्स रेट हैं, एग्जाम्पल मैंने पहले बताया 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जिस भी रेट के ऊपर आपका सामान होगा वो दोनों में आधा आधा हो जाएगा। जब आप विद इन 1 स्टेट काम कर रहे हो, 5% है तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, 12 है तो 6 इधर, 6 इधर, 18 है तो 9 इधर, 9 इधर, 28 है तो 14 इधर, 14 इधर, 0 है तो दोनों के लिए 0 है। दोनों गवर्नमेंट को अपने हिसाब से वो टैक्स नहीं लगा सकती। अगर एक स्टेट से किसी और स्टेट में काम कर रहे हो तो आप IGST लगाओगे। IGST का पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके ऊपर टोटल रेट ही होता है। 0% है तो 0%, 5 है तो 5 का 5%, 12 है तो 12 का 12% इधर, 18 है तो 18%। अगर पंजाब में का काम करें, पंजाब में, पंजाब से पंजाब में काम कर रहे हो तो ये दोनों लगते हैं। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। जो भी टैक्स रेट होते हैं अलग अलग रेट गवर्नमेंट ने सेटअप किए हुए हैं। हमारी इकोनॉमी, वैसे तो बाहर की कंट्रियों में भी लगता है GST, वहां पर एक ही रेट है, 18% या फिर 12%, अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से हैं। हमारी इकोनॉमी में इतने रेट रखने के पीछे रीजन ये था कि हमारे पास लोग काफी प्रकार के हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको बोल सकते हैं सफरिंग लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं डेवलपिंग लाइन में, कुछ लोग डेवलप्ड पर्सन्स भी हैं, कुछ लोग जो है रिच पर्सन्स भी हैं। तो उसी हिसाब से टैक्स रख दिया भी। जो लोग जिन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग 5% में भी आ रहा है, कपड़ा कुपड़ा आ रहा है, सब लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्होंने कपड़ा 5 में रख दिया। लग्जरी आइटम्स नॉर्मल पर्सन तो लेते नहीं, अच्छे पर्सन से लेते हैं। कार होगी, गाड़ीज होगी बड़ी बड़ी, तो नॉर्मल पर्सन लेंगे तो 28 में रख दी। जो लेंगे उनसे टैक्स हमें ज़्यादा मिलेगा, अगर खरीदेंगे तो टैक्स पे ही करेगा। मोबाइल फ़ोन होगा, कुछ भी हो गया, 18 में रख दिया कि नॉर्मल लोग। धीरे धीरे गवर्नमेंट चीज़ों को खत्म करके कम करेगी टैक्स रेट, लेकिन अभी इस टाइम हमारी इकोनॉमी में ये रेट चल रहे हैं। ये आपको पता लग गया कि कब आया था, 1 जुलाई 2017 में आया था। उसको सेटअप करने के पीछे क्या था, अभी GST के साइलेंट फीचर हमें बोले, इन्होंने लिखा है वैल्यूएशन ऑफ GST इन इंडिया। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही पढ़ ली सब कुछ। GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारी इकोनॉमी में जो टैक्स के बर्डन से काफी प्रकार के और अलग अलग हमारी इकोनॉमी में काफी लेवल्स हैं। 29 स्टेट्स हम लोग देखते भी हैं, तो स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगा रही थी। तो उन सभी डिस्क्रिपेंसीज को, जो डिफरेंसेस थे, उनको दूर करके एक सेट टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, यूनिक टैक्स स्ट्रक्चर्स। ऑल ओवर इकोनॉमी में कोई चीज़ यहाँ से खरीदनी है, चाहे किसी और स्टेट से भी खरीद लो, वही टैक्स रेट लगेगा, कोई अलग से टैक्स रेट नहीं लगेगा। कपड़ा जैसे 5% यहाँ है तो दिल्ली में 5% है, चाहे आप
MP में चले जाओ चाहे गुजरात में चले जाओ, कहीं मर्जी चले जाओ, 5% सब जगह पे आपको मिलने वाला है। पहले अलग अलग लेवल पे अलग था, पंजाब में 0 था, अलग स्टेट में अलग था, ऐसा भी था। तो ये जो डिफरेंसेस थे उनको दूर करने के लिए जीएसटी लेके आए, ये इवैल्यूएशन में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जो जीएसटी लगाया गया उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले सप्लाई एज द बेस, जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल सप्लाई गुड्स, जिस प्रकार की इन्होंने बोल दिया कि जब भी ये जीएसटी लगेगा कब लगेगा? सप्लाई के ऊपर। जब कोई बंदा किसी बंदे को किसी प्रकार का सामान बेचेगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये मल्टी लेवल पे लगता है, आप खरीद के लेके आए हैं, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैं टैक्स लगा के बेचूंगा, आप आगे बेचेंगे, आप टैक्स लगा के बेचेंगे, जो आगे बंदा लेके आएगा वो भी टैक्स लगाएगा। एक गुड्स के ऊपर बार बार भी जीएसटी लग सकता है, लेकिन फाइनल एंडिंग कब होगी? जब आप आगे किसी को और नहीं बेचने वाले। दूसरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी में ये भी होगा कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, मींस जब बंदा कंजम्पशन लेवल पे हो जाएगा, मैंने आपको जैसे पॉइंट क्लियर कर दिया, जब तक वो गुड्स कंजम्पशन लेवल पे नहीं पहुंचती तब तक टैक्स लगता है। अलग अलग लेवल पे पहुंच जाएगा सामान, जितने बार बिकेगा उतनी बार टैक्स लगता चला जाएगा। थर्ड ड्यूल टैक्स, इसमें ड्यूल टैक्स बना दिया सिस्टम ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंसेस ही खत्म कर दिए। गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया उन्होंने, सॉफ्टवेयर सा बनाया हुआ है, जीएसटी वेबसाइट है gst.government.in, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस होगा। जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, सारा का सारा पैसा एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, लेकिन सभी स्टेट का रिकॉर्ड है, किस स्टेट से कितना कितना पैसा आ रहा है वो स्टेट्स का रिकॉर्ड रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा अपने आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भेजती भी चली जाती है। इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई करने में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, मैंने बोला एंट्री टैक्स, उसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स, कुछ ऐसा 2-3 टैक्स लगते थे, एंट्री टैक्स, वैट टैक्स, एक्साइज, ये सारे टैक्स हमें पे करने पड़ते थे। अभी क्या कर दिया उन्होंने? एक ही टैक्स बना दिया, आईजीएसटी। तो एंट्री टैक्स में सिर्फ जब किसी और स्टेट में जाएंगे एक ही टैक्स पे करना है, आईजीएसटी। इसमें जीएसटी इसलिए लेके आए, बाकी सभी चीजों के जो टैक्स थे उनको दूर किया गया। उसके बाद इन्होंने सेंट्रल टैक्स सब्सिड्यूम, स्टेट टैक्स सब्सिड्यूम, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी प्रकार के टैक्स पहले लगाती थी, वो सारे टैक्स खत्म हो गए। जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेंट्रल टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती थी, कस्टम ड्यूटी लेती थी, एक्साइज ड्यूटी लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। इन सभी चीजों को खत्म करके एक जीएसटी में सिर्फ सेंट्रल टैक्स बन गया, सीजीएसटी वो ही जाएगा, या फिर आईजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा जब अलग अलग स्टेट में काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स जो सब्सिड्यूम किए गए, स्टेट गवर्नमेंट जैसे वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, या फिर इसके अलावा एंट्री टैक्स, लग्जरी उसके ऊपर लग्जरी टैक्स, स्पेशल टैक्स जो लगाते थे वो सभी टैक्स खत्म हो गए, सिर्फ एक ही रह गया स्टेट टैक्स। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो चीजें बिक रही हैं वो स्टेट टैक्स वो जीएसटी में सब लोग वही पे करते हैं। एप्लीकेबिलिटी, इसका साइलेंट फीचर ये है, जीएसटी किन लोगों के अप्लाई होता है? जो लोग पहले से ही किसी टैक्स स्ट्रक्चर में चले आते थे, वैट में, सर्विस में, जिस मर्जी में, उन सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। प्लस जिन लोगों की टर्नओवर साल की 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा की अगर सेल परचेज करते हैं तो उनको टैक्स स्ट्रक्चर में आना ही पड़ता है, ये गवर्नमेंट ने एक बेस बनाया हुआ। उसके बाद थ्रेशोल्ड ऑफ जीएसटी, इन्होंने आज के टाइम में भी लिखा है कि एनुअल टर्नओवर, वैसे चेंजेस भी हुआ था, एनुअल टर्नओवर 20 लाख की कर दी है। अगर कोई पर्सन 20 लाख की टर्नओवर के पर्सन भी है, पूरे साल की सालाना सेल जो 20 लाख की है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन इनमें 40 लाख वाली स्लैब चल रही है, किसी की 40 लाख से कम है, जीएसटी नंबर अगर ले रखा है तो उनको क्वार्टरली बेस पे रिटर्न करनी पड़ती है। अगर 40 लाख से ज्यादा है तो उनको मंथली बेस पे भी काम करते हैं। लेकिन आपको कंडीशंस मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहे तो कर भी सकते हैं मंथली बेस पे, जैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा आ जाती है तो उनको तो मंथली काम करना ही करना पड़ता है। कुछ स्टेट हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गई, तो इनके ऊपर अभी जीएसटी अप्लाई के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद एक्सपोर्ट, हम किसी भी प्रकार की गुड्स जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, इसमें जीरो बेस में काम होता है। जीएसटी में ये भी दिखाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने आपको एक दिन पहले बोला था, SEZ गवर्नमेंट ने कुछ एरिया खोले हुए हैं, गुजरात, नोएडा, महाराष्ट्र में कुछ एरिया ऐसे हैं जिसे एक्सपोर्ट के लिए काम होता है, तो वहाँ पे जीरो बेस काम होता है, जो मर्जी जीएसटी हो उनको जीरो बेस पे काम चलता है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने जीएसटी में है, जीएसटी नंबर लिया तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट ले सकते हैं। इनपुट टैक्स बेनिफिट समझते हो, इसको हम बोलते हैं ITC। आप लोगों ने जीएसटी नंबर है, मेरे पास भी जीएसटी नंबर, आप मेरे से सामान खरीदेंगे, जो सामान के ऊपर टैक्स लगा होगा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैं एग्जांपल बोलूं कि आप 100 रुपए का सामान खरीद के लेके आए, उसके ऊपर टैक्स लग गया 18%, मतलब कि 18 रुपए मैंने मान लिया, जो 18 रुपए आप टैक्स पे करके आए हो
जब ये सामान आप बेचोगे, आपने सामान बेच दिया 120 का, यूनिट्स के ऊपर टैक्स जो बन गया 20 रुपए, आपको जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो आप डिफरेंस पे करोगे 2 रुपए सिर्फ, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इनपुट टैक्स बेनिफिट मतलब कि जो 18 आपने पे किए हुए हैं पहले से, वो 20 में से माइनस कर देंगे, 2 रुपए पे करेंगे जिसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। जिसने नहीं लिया हुआ वो 20 का 20 ही टैक्स पे करता है, यहाँ पर भी पे करता है और यहाँ पर पे करता है। समझ लग गया ना? क्लियर हो गया इस चीज के बारे में। बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो आपको प्रोरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती, पर लेकिन यह वो बेनिफिट सब मिलता है जो जीएसटी की डिमांड्स हैं, जो रिटर्न है, सब कुछ आपको फुल करनी पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, आपको रिटर्न भरने के लिए किसी और बंदे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपने वैट की रिटर्न भरनी है, सर्विस टैक्स की रिटर्न भरनी है, अलग एक्साइज की रिटर्न भरनी है, अलग अलग पर्सन रखने पड़ते थे, सीए के पास, वकील के पास, या फिर जो अलग अलग पर्सन से वो फिल करते थे। आज के टाइम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आप ये सारा काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में इजीली बेस पे सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं, आप लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कीजिए और आपकी फाइल रिटर्न इजीली बेस पे हो जाएगी। उसके बाद है डिडक्शंस ऑन पेमेंट मेड, जिस प्रकार की भी डिडक्शंस की जरूरत होती है, अगर आपका जीएसटी ज्यादा है, आपके पास वापस भी लेना, तो आप ऑनलाइन डाटा एंड बटन क्लिक करेंगे, आपके पास रिफंड भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले ऑफलाइन रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता, फिर पैसे वापस आते थे। अब इन चीजों के लिए वेट करने की जरूरत हमें नहीं होती। उसके बाद टैक्स कलेक्शन सोर्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेशन, जितने भी टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन में पहले क्या होता था कि टैक्स चलान निकालो, बैंक में जमा करके आओ, गवर्नमेंट के स्पेशल बैंक एसबीआई या फिर पीएनबी में जमा होता था। कई बार सर्वर ना चलने की वजह से जमा भी नहीं होता था, लेट होने के लोगों को टैक्स में प्रॉब्लम्स भी आती थी, मीन्स कुछ इंटरेस्ट भी पे करने पड़ते थे। अभी क्या सब कुछ ई कॉमर्स में चलता है, आपको ऑनलाइन इजीली टैक्स रिक्वेस्ट करने की रिजल्ट मिलती है, आप जमा कीजिए, आपके रिकॉर्ड में जमा हो जाएगा और आपका पोर्टल नील भी हो जाएगा कि आपने गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं लेना। अगर लेना तो इजीली उसके रिफंड भी के लिए लीजिए, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके खाते में टैक्स पैसे वापस भी आ जाते हैं। एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज, हम ऐसे बोल सकते हैं एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज है, जिन लोगों को प्रॉफिट नजर आता है तो प्रॉफिट भी नजर आता है, खर्चा उसको भी नजर आता है। प्रॉफिट कैसे नजर, जिन लोगों को आईटीसी ले रहे हैं तो उनको बेनिफिट नजर आएगा कि उनको टैक्स सिर्फ अपनी इनकम के ऊपर देना है। इनकम समझते हो, मैंने 100 रुपए का सामान 120 में बेचा, जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ 20 रुपए, उस 20 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना है। जो 100 रुपए का टैक्स तो आपने पहले पे कर दिया, उसको आप उसमें से माइनस कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमें उसमें से मिल जाता है। जीएसटी के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग कल करते हैं।